बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमारा आता है एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब वो बात कर रहा है कि ये मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या हो सकता है, किस चीज से मैटर बना हुआ है। The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulated that if we go on dividing matter, पदार्थ जिसे हम पदार्थ बोलते थे उस समय, we shall get smaller and smaller particles. हमें बहुत छोटे छोटे particles मिलेंगे. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसके बाद जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बेटा स्क्रीन फुल स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से? यस सर। ओके। तो उसने ये बोला कि अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे और हमें इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, across the smallest particle beyond which further division will not possible. He named these particles परमाणु। उसने सबसे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु। Another Indian philosopher Pakuda Katama elaborated this doctrine। इस जो थ्योरी थी इसको इसने और elaborate किया और explain किया। Said that these particles normally exist in combined form which give us various form of matter। जनरली ये combined form में मिलते हैं। अगर ये सारे एटम्स को हम एक साथ जोड़ते जाएंगे तो वो हमें क्या देंगे? मैटर्स देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है देयर आर सम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में तीन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन हमारे नाइन्थ क्लास में दो ही लॉ हैं। पहला लॉ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है ये ना क्रिएट होता है ना ये डिस्ट्रॉय होता है। इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो नेट रिजल्टेंट जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा? 44 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 32 ग्राम 44 ग्राम। मतलब ये इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 100% मास कन्वर्टेड टू 100% प्रोडक्ट, 100% मास ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू द 100% प्रोडक्ट। ओके। Law of constant proportion. Compound consists of the elements combined together in the same ratio। जो कंपाउंड्स हैं कंसिस्ट होते हैं, जो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं वो फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, उनकी रेशियो फिक्स रहती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम्स होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, और ऑक्सीजन का मास 16 है। और अगर हम 2/16 को डिवाइड करें, सिंपलेस्ट रेशियो आएगी 1:8। तो ये कहने का मतलब है आप पानी दुनिया में कहीं भी पियो, कहीं से भी लो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है बाय मास वो होता है 1:8। इनका फिक्स फॉर्मूला भी रहता है, ये भी आप कह सकते हो इनका फिक्स फॉर्मूला रहता है। मतलब वाटर आप चाहो मैं बोलूं कि मैं 3 हाइड्रोजन को जोड़ के पानी बना दूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। पानी वाटर सिर्फ दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को जुड़ के ही बनेगा। ठीक है बेटा। तो इन दो लॉ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसके अकॉर्डिंगली मास ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। During a chemical reaction, total mass of reactants will be equal to total mass of product। एक रिएक्शन के अंदर जितना भी मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल देखा था, मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी किसके इक्वल आएगा? आफ्टर रिएक्शन मास ऑफ ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा। यहां देखो हाइड्रोजन का मास, अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन है? 2। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है, तो ये 4 ग्राम हो गया। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस
32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, कितना हो गया? 32 + 4 कितना आ जाता है बताओ? 36। अब अगर जो प्रोडक्ट हमारा बना वो बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या बना? कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर का मास देखो, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1 इंटू 2, 2 आ गया। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं? 2 मॉलिक्यूल, तो 2 से इन सबको मल्टीप्लाई किया, 36 ग्राम। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, इज दिस रिएक्शन वेरीफाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? स्टूडेंट्स बताओ, क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है? यस सर। 32 ग्राम आया ना यहाँ पे, 32 + 4 36, रिएक्टेंट्स का सम 36, प्रोडक्ट का 36। तो यस, दिस लॉ इज वेरीफाइड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, a pure chemical compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass, irrespective of the fact from where the sample has been taken. ही इज सेइंग कि आप कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करो, पानी का सैंपल आप दुनिया में कहीं से भी कलेक्ट करो, वाटर का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, CO2, CO2 कैसे बनेगी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हम जोड़ेंगे तो वो CO2 बनेगी, ठीक है। और CO2 ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे CO2 C1 और O2 है, कहीं और जाओगे तो C2 हो जाएंगे या O चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बोलता है फॉर्मूलाज सेम रहते हैं, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, एक मिनट, ये देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है, हमें बोला गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है? 1:8, ठीक है जी। वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ, कितने, क्या बनाना है हमें? क्या बनाना है हमें ये? उसने बोला है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें नहीं पता भैया हाइड्रोजन गैस कितनी है, तो हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन गैस नहीं पता, एक्स लगा देंगे। ऑक्सीजन कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है बेटा? कुछ रिएक्शन दो मेरे को, अगर नहीं समझ में कोई बात आ रही है तो पूछो। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस कितनी है? 3। नहीं है, ऑक्सीजन गैस 3 नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ो न्यूमेरिकल को, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, यही गलती करते हैं हम। ऑक्सीजन गैस निकालनी है, हाइड्रोजन गिवन है 3 ग्राम, ऑक्सीजन को एक्स लेंगे हम, और ये बन जाएगा 1/8, रेशियो इनकी फिक्स रहेगी। 8×3 = 24, 24 इक्वल टू एक्स ग्राम, मतलब एक्स कितना आ गया? 24 ग्राम, कितना आ 24 गया? ग्राम। 24 ग्राम। मतलब 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि रेशियो क्या होती है? फिक्स होती है, 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम, तो 3 ग्राम के साथ 3×8 = 24 ग्राम। ओके, फिक्स रेशियो में ये जुड़ते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया देखो, based upon the laws of chemical combination, Dalton atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of constant composition। दो लॉ के बारे में इसने बताया। All matters is made up of very tiny particles called atoms। वो ये कह रहा है दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस पॉइंट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो टीचर तुमसे पूछेगी कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन बता रहा है? आप बोलोगे सेकंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो क्या बताती है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ Not destroyed. reaction. These are the axioms of Dalton atomic theory.
एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है अगर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम छोटे 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 एटम्स में डिवाइड कर दिया किसी तरीके से, उसका हर एक एटम आइडेंटिकल मास होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ऑक्सीजन को अगर हमने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, उसका हर एटम आइडेंटिकल मास होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका मास डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एटम ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर करें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम मास लेते हैं 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। अलग अलग मास हो गया ना। डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। वो ये कह रहा है जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे होता है, फॉर्मूला H2O। होल नंबर हो गया ना, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, होल नंबर हो गया। तो एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, छोटे छोटे होल नंबर में। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। एसिड HCl, नाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम, HCl, वो भी छोटे छोटे होल नंबर में कंबाइन है। तो एटम्स कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर्स बट कांस्टेंट रहता है उनका नंबर। तो ये कौन से लॉ को बता रहा है, पांचवा वाला, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो टीचर तुम्हें ऐसे ही बोलेगी कि बताओ कौन सा एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ को बताता है, या लॉ का नाम दो, ऐसा कुछ देगी। ठीक है। द रिलेटिव एंड नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन सैंपल। जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हर किसी के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। अब बात करते हैं एटम्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में। According to the modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction such that during chemical reaction the atom maintain its identity। कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन का एटम रिएक्ट कर रहा है, और देखो यहाँ पे रिएक्ट किया, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का एटम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, क्या बनेगा, H2O। और H2O के अंदर हाइड्रोजन भी रहेगा ऑक्सीजन भी रहेगा। तो इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया है, मेंटेन। इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया स्टूडेंट्स, मेंटेन किया कि नहीं किया। देखो ना, पहले भी हाइड्रोजन था। एक सिंपल सी बात है भैया, अगर तुम कोई सब्जी बनाते हो, सपोज करो भिंडी की सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनने से पहले तुमने भिंडी को छोटे छोटे पीसेस में काटा। आफ्टर दैट जब सब्जी बन जाएगी तो भी वो सब्जी कौन सी रहेगी, चाहे बन गई मसाले डाल दिए, सब्जी कौन सी रहेगी, भिंडी की रहेगी। तो एटम्स ने भी ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का कुछ और बन गया, नाइट्रोजन बन गया आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इट मेंटेन्स देयर आइडेंटिटी। ओके, क्लियर। कोई लॉजिक अगर कोई डाउट अगर रह जाए प्लीज पूछ लिया करो बेटा। which take part, atoms chemical reaction में participate करते हैं। during chemical reaction the atom maintain its identity throughout the chemical or physical change। atoms are very small। atoms क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। atoms are very small and hence can't be seen even through a very powerful microscope। हम इसको नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी, लेकिन एक माइक्रोस्कोप होता है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। ये शायद मैंने क्लास में नहीं बताया था जब थे, तो याद रखना कौन से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं हम। आज मुझे याद दिलाना, आज मैं क्लास में तुम्हें बताऊंगा ये। STM STM। से देख सकते हैं, STM। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये आर्टिफिशियल वे है, ये आर्टिफिशियल वे है माइक्रोस्कोप देखने का। जैसे बॉडी की अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें एक्चुअल ऑर्गन नहीं दिखाई देते हैं, उस ऑर्गन की पिक्चर्स दिखाई देती हैं, इमेजिनरी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ऐसे ही STM की हेल्प से हम एटम की इमेजिनरी पिक्चर्स देखते हैं। ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन। सबसे छोटा एटम याद रखना, यह बताया था मैंने क्लास में। सबसे छोटा एटम कौन से एलिमेंट का होता है, हाइड्रोजन का होता है। और कितना होता है, 0.37 10⁻⁻10।
मतलब 0.037 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? 10⁻⁻⁹ याद रखना ये। हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं याद रखनी है, पर नैनोमीटर क्या होता है, किसमें मेजर, एटॉमिक, अगर टीचर पूछेगी कौन से ऐसे यूनिट में तुम एटॉमिक रेडियाई मेजर करते हो, क्या बोलोगे? कौन से ऐसे यूनिट में तुम एटॉमिक रेडियाई को मेजर करते हो? NM, नैनो। नैनोमीटर। नैनोमीटर। इसमें मेजर करते हो नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बेटा, इसके बाद ये मैंने कॉपी में लिखने के लिए दिए थे आद्या। ये जो सिंबल्स है ना, ये दिए हैं आयोपेक ने। इसके हाँ साथ सर। डाल्टन के भी सिंबल हैं कॉपी में, वो बना के टेबल लर्न करने हैं। डाल्टन के जो सिंबल हैं एनसीईआरटी में वो भी बनाने हैं। ओके डाल्टन सर। के सिंबल दिए थे, उसको बनाना है और उसको याद करना है। उसके अलावा आयोपेक, आयोपेक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हमें गिवन है, जैसे एल्यूमिनियम का एल। इसमें एक बात का ध्यान रखना, कोई भी सिंबल का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, सेकंड वर्ड स्मॉल होता है, कोई भी देख लो आप। कोबाल्ट सीओ, सिल्वर एजी, सल्फर एस, जिंक जेन, पोटेशियम के, नाइट्रोजन एन, लेड पीबी, आयरन एफई, आयोडीन आई। ऐसे ये अलग अलग सिंबल्स हैं, इनको लिखना है और याद करना है। ये आपके कोर्स का पार्ट है, ये यूज होते हैं आगे कंपाउंड बनाने के लिए। इसके बाद बात आती है एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। जो मास होता है किसी भी एटम का, एलिमेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इन 1961 IUPAC has accepted the atomic mass unit U। स्मॉल यू से डिनोट करते हैं बेटा इसको, इसका ऐसा यूनिट है। एटम का मास ग्राम में नहीं होता है, यू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर masses ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एटम जो होते हैं या तो एटम की फॉर्म में मिलते हैं या वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, अभी बताऊंगा तुम्हें कैसे होते हैं कंपाउंड्स। एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू। देखो बेटा, हर चीज को ना किसी चीज से कंपेयर करके देखना पड़ेगा। अब किसी ने जब एक वर्ड बनाया होगा, अब मैं बोलूं, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं बोलूंगा भैया 1 डजन बनाना देना, तो कितने बनाना देगा वो मुझे? बताओ, कितने बनाना? 12। 12। 12। अगर मैं अमेरिका चले जाऊं, वहां जाके मैं बोलूं भैया 1 डजन बनाना देना, तो वो कितने देगा? तो भी 12। तो भी 12 देगा। तो मतलब किसी ने तो एक ऐसी चीज फिक्स की थी ना कि भैया 1 डजन का मतलब 12 ही होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें मास की, तो मास जो है, किसी ने तो पहले बताया होगा कि भैया इतने मास को ही 1 केजी लेना है। नहीं तो कोई अमेरिका बोले भाई मैं तो 1 केजी में इतना सा ही देता हूँ, छोटा सा ही पार्ट दूंगा। और हम बोले नहीं यार, हमारा 1 केजी तो बहुत ज्यादा होता है। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, आप बोलते हैं भैया 1 किलो कोई फ्रूट देना या फिर सब्जी देना, जो भी आप लेते हो, तो वो आपको अपने हिसाब से नहीं देगा, एक फिक्स वेट होता है, वेइंग होती है, एक पार्ट होता है जिसको यूज करते हो आप 1 केजी के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने जो यूज किया एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, उन्होंने कंपैरिजन किया कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन किसके साथ कंपेयर किया बेटा? कार्बन 12 के साथ। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि दुनिया में जो भी एटॉमिक मास हम मानते हैं, वो किसके कंपेरेटिवली मानते हैं? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। वाई दे आर राइटिंग कार्बन 12? क्योंकि मास ऑफ द कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम, 12 U। ठीक है, तो 1 AMU किसके इक्वल हो गया? नीचे पढ़ो भावया, क्या लिखा हुआ है ये मैंने? 1 AMU किसके इक्वल हो गया बेटा? 1 AMU और U वन इक्वल बाई टू ट्वेल्व इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ सी। 12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। समझ आ गई बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1 U जो होता है इतने केजी के इक्वल होता है। ये याद नहीं करना है नॉलेज के लिए, सिर्फ ये याद करना है। 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ इतने कार्बन एटम के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? ईशान, आद्या? नो सर। नो सर, इतना था ठीक। क्या बेटा? अब ये इतने ही मास आपको याद करने हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी टीचर देगी, गारंटी मेरी है। इतने जरूर याद करके जाना, टीचर चाहे बोले कि इतने भी नहीं करने, फिर भी जरूर याद करके जाना। ठीक है, टीचर के ऊपर भरोसा मत करना। जो एनसीईआरटी में दिए हैं ये वही हैं,
सिर्फ मैं उतना ही याद करवा रहा हूँ। हाइड्रोजन का मास 1u, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 12। ये अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और होपफुली तुमने कंप्लीट कर भी लिए होंगे। मैग्नीशियम का 24u, सल्फर का 32u, क्लोरीन का 35.5u और कैल्शियम का 40u। ठीक है, ये वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। आज जाने से पहले इंस्टीट्यूट पहले अपलोड करके जाऊंगा। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? Atoms of most of the elements are very reactive and does not exist in free state। मतलब वो अकेले नहीं रह सकते हैं। ज्यादातर जितने भी हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले रहते हैं। नॉलेज के लिए बता देता हूं, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोबल गैसेस। देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कुछ ऐसे नोबल गैसेस होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं। ये दुनिया में कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ये हमें फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है? ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनको स्टेबल नहीं होना है क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। ये पहले से स्टेबल है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो मानता है मैं स्टेबल नहीं हूं, मुझे स्टेबल होना है। कोई भी स्टेबल कैसे होता है उसका लॉजिक सुनो। कोई भी चीज स्टेबल होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। किसी को पता है व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेटा? सर लास्ट लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, ये मैंने उसमें पढ़ाया था ना तुम्हें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब वो उसके लिए लेगा या देगा या शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और H2 गैस बना लेता है। हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया। अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, 2n का स्क्वायर। पहले शेल में कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड 8 इलेक्ट्रॉन। होने के लिए 8। तो फर्स्ट शेल में 2 हो जाए तो वो स्टेबल है। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट शेल के अलावा हर किसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने जरूरी है ताकि वो स्टेबल हो। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 2,6, 8। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2। 2। 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या दूसरे ऑक्सीजन से ले लेगा। कैसे लेगा देखो, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। शेल्स बताए थे ना मैंने, K, L, M, याद है तुम्हें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया 8। ये क्या बन गया? 8 बन गया। ये बन गया 8। क्लियर है? 8 हो गए ना इस ऑक्सीजन के भी, तो ये क्या कंपाउंड बन गया? O2 बन गया। ऐसे एटम एटम आपस में कंबाइन होते जाते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए? 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। और वो क्या बना लेते हैं? एलिमेंट से क्या बन जाते हैं वो? बताओ। एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड बन जाते हैं। वो बन जाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड। चलो लास्ट लाइन पढ़ते हैं हम। Atoms of all other elements combine together to form molecules or ions। तो यहाँ पे यही बोला है, जब तक वो एलिमेंट का छोटा पार्ट है वो एटम कहलाएगा। लेकिन जब वो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट बन जाएगा तो वो एटम नहीं होता। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है बेटा? बताओ। मॉलिक्यूल। 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 और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट? एटम। 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 एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम। ठीक है, देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं तुम्हें और क्लैरिटी दूंगा और हम एक्सटेंड करेंगे इस बात को। एटम्स न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? ई और पी से। ई और पी से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। अब एटम दो तरह से अपने आप को आगे फर्दर बनाता है, या तो वो आयंस बनाएगा या वो मॉलिक्यूल बनाएगा। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होने के लिए बनाता है। आयंस दो तरह के होते हैं। एक आयन होता है कटायन
और एक आयन कहलाता है अनायन। कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम कटायन बोलते हैं। और आपको एक नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन देता हूं, कटायंस पता है कौन बनाता है? मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं वो कटायंस बनाते हैं, और अनायन कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन। देखो इंफॉर्मेशन दूं कैसे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281। मैंने तभी आप लोगों को एटॉमिक नंबर का टेबल बनवा दिया था पहले, इस चैप्टर में यूज होना होता है। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में? 8। लेकिन उसके पास कितने आउटर मोस्ट में? 1। 1। क्या उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नो नो। सर। नहीं देगा। तो इससे बेटर है वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक दे देगा। देगा। तो वो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। याद है मैंने क्लास में एक ठीक है। एग्जांपल दिया था बुराई वाला। अगर किसी के अंदर एक बुराई है तवनीत के साथ जोड़ के, याद आया? किसी के यस सर। हाँ सर। कोई एक बुराई छोड़ दे तो वो उसकी क्या बन जाएगी? अच्छाई बन जाएगी। तो ऐसे ही अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ये Na पॉजिटिव क्या बन गया? कटायन बना है कि अनायन बना है? कटायन। कटायन बना है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आया है। अब क्लोरीन के पास होते हैं 287। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 1। 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ये गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन जाएगा? Cl। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव लगेगा। अब ये बन गया है 288, और ये बन गया है 2,8। इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये क्या बना, ये कटायन बना कि अनायन बना? अनायन। अनायन बना। ये क्या बन गया? अनायन बन गया। लॉजिक क्लियर है आप लोगों को? अनायंस क्या होते हैं और कटायंस क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, पक्का बाबया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। कटायन एनायन तो मैंने बता दिए। अब ये एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख लेना आप लोग, ठीक है? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर। जैसे कि हमने बताया हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया, H2 बन गया, ठीक है? और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ गया, N2 बन गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया, O2 बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O बन गया, H2O। तो ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक मैटर का, एक्सेप्ट एलिमेंट बोला है मैंने, क्योंकि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम। एटम। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है एटम। लेकिन मॉलिक्यूल किसका पार्ट है? कंपाउंड का। मॉलिक्यूल किसका पार्ट है सबसे छोटा? कंपाउंड का। समझ आ गई? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और आज सिखाता हूँ। ये मैंने उसमें दिया था अपनी नोट्स में जब पढ़ाया था क्लास में, तो उस टाइम पे मैंने ये लिखने के लिए आप लोगों को दिया था। आप मुझे बताओ H2 और 2H में क्या डिफरेंस है? H2 is hydrogen and H2O is 2H है बेटा, ये 2H। H2 और 2H में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस अच्छा। नोटबुक में। H2 होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 2H होता है 2 एटम्स 2 एटम्स। ऑफ गैस। गैस नहीं होती, सॉरी, सिर्फ 2 एटम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है? फिर से बताओ, H2 और 2H में क्या डिफरेंस है? H2 is one molecule and 2H is हाँ, two मॉलिक्यूल क्यों बन atoms. गया? क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हो गया है। मॉलिक्यूल क्यों बन गया है? क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हो गया है। और 2H क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2H2 लिख दूं, नाउ टेल मी व्हाट इज 2H2, क्या कहलाएगा ये? 2 molecules of Two hydrogen। is of hydrogen. 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। काम खत्म, बस यही चीज है। बता दो, कोई डाउट है? नो सर। नो। No पक्का? sir. Yes sir. हाँ। ईशान बेटा कहाँ चले गए, लंच करने चले गए क्या? नहीं सर। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना आप। A molecule is a group of 2 or more atoms which are chemically bonded with each other.
A molecule is the smallest particle of matter except the element which is capable of independent existence and show all the properties of the substance. Example, H, O is the smallest particle of water which shows all the properties of water. A molecule may have atom of same or different element. जो molecules होते हैं वो same element के भी बने हो सकते हैं या different element के भी बने हो सकते हैं. ये बने हैं same element के, देखो ये वाले H2, और ये बने हैं डिफरेंट एलिमेंट के. तो मॉलिक्यूल की चीज के बने हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी बने हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी बने हो सकते हैं. तो इनका एक नाम होता है, देखो इधर, इनको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट. तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? होमो एटॉमिक का एग्जांपल दो. H2. H2. तो ये हो गया सेम O2 टाइप. H2 के अलावा O2, O2 के अलावा N2, N2 N2 S8. Cl2 सेम एलिमेंट के बन रहे हैं. हेट्रोएटॉमिक हो गया H2O, CO2. ये हेट्रोएटॉमिक है, कंटेनिंग ECl एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट के नहीं होते, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं. उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोएटॉमिक. और जो सेम एलिमेंट के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताओ. Homoatomic. होमोएटॉमिक. ओके, क्लियर है यहां तक? तो मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक. और एटम्स आयंस भी बन सकते हैं. तो कटायन, कटायन कौन बनते हैं, मेटल या नॉन मेटल? Metals. Metal. हाउ दे फॉर्म द कटायन? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. One atom. One electron. लूजिंग इलेक्ट्रॉन. हाउ दे फॉर्म द अनायन? बाय गेनिंग By इलेक्ट्रॉन. gaining electron. गेनिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा, रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को दोबारा रेफर कर सकते हैं. क्लास के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पर आधा घंटा लगता है अपलोड होने में. नेक्स्ट देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स. होमोएटॉमिक एग्जांपल दे दिए, O2, N2, O3. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज O3? Oxide. ओजोन. नीचे लिखा हुआ देखो, ओजोन Ozone. गैस O3 होती है. S8P4. और हेट्रोएटॉमिक कौन कौन से हैं? H2O, NO2, SO2. ये सारे क्या है? हेट्रो. व्हाई दे आर नोन एज हेट्रो? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ Two different atoms. elements. They are made up of Two different elements. two different elements. Very good. अब बात आती है, what is atomicity? The number of atoms present in one molecule of an element. जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल एलिमेंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. जैसे देखो, मैंने बताया था जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस हैं. देखो, नोबल गैसेस क्या होती हैं? कभी दुनिया में रिएक्ट करती है नोबल गैसेस किसी के साथ? No नहीं करती. आपकी ट्यूबलाइट के अंदर नोबल गैस होती है, बल्ब के अंदर नोबल गैस होती है. ये मोनो एटॉमिक होती है, जो सिंगल एटम में रहते हैं. जो सिंगल एटम में रहते हैं वो मोनो एटॉमिक है. जो सिंगल एटम में रहते हैं वो क्या है? मोनो एटॉमिक है. ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ये क्या है? डाई एटॉमिक है. दो एटम्स है ना इसके अंदर. देखो, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? टू एटम्स आर देयर, so they are known as diatomic. फॉस्फोरस P4, टेट्रा एटॉमिक. ये सारे एग्जांपल याद करके जाना. टीचर बोलेगी गिव एन एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक, और गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक. ये जो ओजोन है, देखो ओजोन कैसी है? ट्राई एटॉमिक. क्यों बोला मैंने ट्राई एटॉमिक? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 3. 3. 4 के ऊपर जितना भी हो जाए वो पॉली एटॉमिक यूज कर लेना. 5 आ जाए कोई, 5 का एग्जांपल आ जाए पेंटा एटॉमिक. पेंटा एटॉमिक के ऊपर जितना भी हो जाए वो सारे पॉली एटॉमिक कहलाना. समझ में आ गई? तो आप एटम, अगर मैं बोलूं H2O, ईशान, ये कौन से टाइप ऑफ एटम है? एटॉमिसिटी क्या है H2O की? rest to be triatomic ट्राई एटॉमिक. दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन की बताओ आद्या. आद्या. है दो. हाँ जी आद्या. है. ट्राई एटॉमिक. और नेक्स्ट वाला भी ट्राई एटॉमिक. समझ आ गई? क्लियर बेटा? yes sir. नेक्स्ट देखो बच्चे,
नेक्स्ट आता है केमिकल फॉर्मूला। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है आप लोगों को नोट्स में। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो अपने नोट्स पूरे कर लें किसी से लेके। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, मतलब सिंबल्स के थ्रू बताता है कि भैया इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। जितने भी वैलेंसीज होंगी, चार्जेस होंगी, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम फर्स्ट। जब भी कोई कंपाउंड होता है उसमें मेटल हमेशा पहले वाला आएगा। अगर मेटल मेटल का है तो मेटल और नॉन मेटल का है, मेटल हमेशा पहले आएगा और नॉन मेटल हमेशा बाद में आएगा। When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in a bracket. इसके साथ आपको आयोनिक टेबल भी बना के आनी है, जिसने नहीं बनाई अभी तक, और याद भी करनी है। मैंने होमवर्क दिया था, आयंस वाली टेबल बनानी है और उसको याद भी करनी है, क्योंकि उनके बेसिस के ऊपर कंपाउंड्स बनाएंगे। When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in bracket. जो आयंस होते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लगा के मल्टीप्लाई करना है। यह अभी मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट में। आयंस को ब्रैकेट के अंदर लगा के, अगर पॉलीएटॉमिक, अगर सिंगल है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अकेला एच होगा तो नहीं लगाना, पर एक से ज्यादा आता है तो ब्रैकेट लगा के वैलेंसी लिखी जाती है उसकी। या अमोनिया है, ब्रैकेट लगाया, वैलेंसी लिखी गई। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सी हियर, सी द एग्जांपल। जैसे H2O है, अब हाइड्रोजन का मास 1, तो कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2. 2. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 into 1. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 16। इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 होता है और इसका 16 होता है। ऐड कर दिया 18U। समझ में आ गई? इसी को फॉर्मूला यूनिट मास भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास भी, मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है और फॉर्मूला यूनिट मास भी बोला जाता है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस और एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। तो टीचर अगर बोले फॉर्मूला यूनिट मास, उसको निकालने का तरीका भी सेम है। टीचर अगर बोले एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, तो उसको निकालने का तरीका भी सेम है। जितने एटम्स हैं उनके मास से उनको मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला एटम का मास ऐड कर दो। अंडरस्टूड? कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके, तो यहां तक अब आपकी क्लास है। अब आगे का जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर किसी के इसके बाद के कुछ मिस हुआ होगा तो कैसे वैलेंसीज को बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। दिस इज द वे कैसे वैलेंसीज को बनाया जाता है। ओके।